विद्या गेन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक ओगना फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बुक के 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना अध्याय के अंतर्गत इसके शीर्षक 1967 चौथा आम चुनाव, इसके परिणामों के बारे में और इससे आगे देश में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम 1969 का राष्ट्रपति पद का चुनाव के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकॉन है, नोटिफिकेशन की बेल है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने अध्ययन को हमारे साथ किसी प्रकार से जारी रख सकें। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम 1967 के आम चुनावों के परिणामों के साथ आज की कक्षा को शुरू करेंगे और राष्ट्रपति पद के चुनाव 1969 पर आज का हमारा विशेष फोकस होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विभाजन के जो मूल कारण हैं उन कारणों और उनके परिणामों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ विवेचना करेंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं 1967 के चुनाव के जनादेश के साथ। पिछले वीडियो में हमने 1967 के चुनावों के संदर्भों के बारे में चर्चा की थी कि उस दौर में 1962 और 65 में पाकिस्तान तथा चीन के साथ होने वाले लगातार युद्धों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक हालात कठिन थे। इन कठिन हालातों में देश में मानसून की असफलता के कारण, सूखे की स्थिति, खाद्यान्न की कमी के कारण आर्थिक दुविधाएं बढ़ने लगी थी और साथ ही आर्थिक कठिनाइयों के कारण मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थितियां रहने लगी थी। तो कुल मिलाकर के अगर आर्थिक संदर्भ को देखा जाए तो 1967 के चुनाव में देश के जो आर्थिक हालात थे बेहद कठिन थे। इन बेहद आर्थिक कठिन हालात के बीच में 1967 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना किया। पहली बार आज़ादी के बाद ये पार्टी बिना नेहरू के मतदाताओं का सामना कर रही थी और इन सारी परिस्थितियों का जो परिणाम है वो परिणाम नज़र आया जब इन चुनावों के परिणाम घोषित हुए। इन सारी परिस्थितियों के कारण उस समय की राजनीतिक स्थितियों में इसको राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई। इस चुनाव परिणाम से भारतीय राजनीति ने एक नई करवट ली और विपक्ष की राजनीति, अथवा ये कहेंगे कि विपक्ष की पार्टियों को भारतीय राजनीति में महत्व मिलना शुरू हुआ। 1967 का जो चुनाव परिणाम आया उसको राजनीतिक पंडितों ने राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी। राजनीतिक भूचाल से आशय यह था कि आज़ादी के बाद के हुए अब तक सभी आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली थी। जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन इस पार्टी को देश के 9 राज्यों में चुनावी हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय स्तर पर भी सरकार ने जैसे तैसे बहुमत जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन इंदिरा गांधी की कैबिनेट के आधा से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए और कांग्रेस की हार को ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रांतों में देखा गया जहां 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी। इन 9 राज्यों की बात की जाए तो इन 9 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, यह 9 राज्य हैं जिन 9 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन सारे राज्यों में से एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है तमिलनाडु, अर्थात उस समय का मद्रास प्रांत उसको कहा जाता था। मद्रास प्रांत और आधुनिक तमिलनाडु में एक विशेष राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला कि जब आज़ादी के बाद किसी प्रांतीय विधानसभा में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1957 में हमने केरल का उदाहरण बना है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो स्थापित हुई वो केरल में हुई, लेकिन पहली गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार तत्कालीन मद्रास प्रांत और आधुनिक तमिलनाडु में बनी और उस सरकार को बनाने वाली पार्टी थी DMK, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। ये एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके तमिलनाडु में सत्ता में आई और 1967 में सत्ता में आने के बाद से लेके और वर्तमान समय तक तमिलनाडु की राजनीति की धुरी यह पार्टी
रही है और वर्तमान में भी इसी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी की तमिलनाडु में सरकार है। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 9 राज्यों में से 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी सरकारें जो बनने का महत्वपूर्ण कारण था वो था कांग्रेस की असफलता के साथ साथ नए प्रधानमंत्री की अनुभवहीनता और 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी मृत्यु से जो रिक्तता आई थी सरकार में, उस रिक्तता का लाभ विपक्षी पार्टियों को मिला। साथ ही हमने पिछले वीडियो में गैर कांग्रेसवाद के बारे में पढ़ा है। तो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति को अपनाते हुए विपक्षी पार्टियों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा और वोटों के विभाजन होने के कारण कांग्रेस को मिलने वाले लाभ को कम करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उन्हें आंशिक सफलता मिलते हुए 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी पार्टियों को सरकार बनाने का अवसर हाथ लगा। तो इस प्रकार 1967 का जो चुनाव है भारतीय राजनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के बाद से ही देश में राजनीतिक बदलाव का जो वातावरण बनना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत भी 1967 में ही शुरू हुई। तो इस प्रकार 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और इन चुनावों से एक और बात निकलकर सामने आई, वह है भारतीय राजनीति में गठबंधन की परिघटना। 1967 में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, प्रांतीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। इन पार्टियों को ये लगता था कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की सियासी अंदरूनी उठापटक के बीच में उनको कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक बेहतर अवसर हाथ लगा है और उसी का यह परिणाम हुआ कि 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी पार्टियों को मिलकर सरकार बनाने का मौका मिला। इन सरकारों को, जो कि गैर कांग्रेसी सरकारें थी, कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी, उस दौर में संयुक्त विधायक दल या पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इस दौर में बिहार, पंजाब और अन्य 8 राज्यों में परस्पर विरोधी विचारधारा और कार्यक्रमों को मानने वाली पार्टियों ने एक गैर कांग्रेसवाद की छतरी के नीचे आकर चुनाव लड़ा और उसके बाद सरकारें भी बनाई। इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार या पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें परस्पर विरोधी गुट भी शामिल थे। अगर जैसे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अकाली दल के मास्टर ग्रुप और संत ग्रुप परस्पर विरोधी धड़े थे, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ तथा अन्य जितनी भी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव के उपरांत 8 राज्यों में सरकार बनाने में भी सफलता पाई। तो भारतीय राजनीति में जो गठबंधन की परिघटना है, उसकी शुरुआत भी 1967 के चुनावों के साथ हुई। इसके अलावा इन चुनावों से एक और जो भारतीय राजनीति में एक और बात निकलकर सामने आई, वो दल बदल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके शब्द से ही इसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है कि दल बदल अर्थात दल को बदल देना। दल बदलने से आशय यह है कि किसी खास राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह पर चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के उपरांत विजय होने के बाद उपरांत किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना। इस घटना को दल बदल कहा जाता है। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में दल बदल की शुरुआत हुई और इस दल बदल को अभी तक भी नहीं रोका जा सका है। 1985 और उसके बाद 2003 में दल बदल विरोधी कानून बनाए गए, लेकिन दूसरे तरीकों से आज भी दल बदल की जो प्रक्रिया है राजनीति के अंतर्गत अभी भी जारी है और इसके उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये दल बदल की जो बात है, जो कहानी है, ये भारतीय राजनीति में 1967 से ही चुनाव हुई और इसी दल बदल से जुड़ा हुआ एक जुमला आयाराम और गयाराम बहुत प्रसिद्ध जुमला है। इसकी शुरुआत भी 1967 में ही हुई। 1967 के चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर एक विधायक गयालाल ने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद गयालाल ने एक पखवाड़े में 3 बार अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को बदला, अर्थात एक पखवाड़े के भीतर 3 बार उन्होंने अपनी राजनीतिक निष्ठाएं बदली।
वह पहले कांग्रेस के टिकट पर जीते और कांग्रेस के टिकट पर जीतने के उपरांत वह यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यूनाइटेड फ्रंट में जाने के कुछ ही घंटों के उपरांत वापस फिर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया गया कि जो गया राम था वह अब आया राम है, जो गया राम था वो अब आया राम है। कांग्रेस में आने के उपरांत कुछ समय बाद फिर से गयालाल वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। उनकी इस हड़बड़ी को, दल बदलने की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के मशहूर जुमले के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया है। तो आया राम गया राम का मशहूर जो जुमला है वह 1967 के चुनावों से ही निकलकर सामने आया है और इसका जो संबंध है वो हरियाणा के कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए विधायक गयालाल से इसका संबंध है। अब चर्चा करेंगे हम कांग्रेस में विभाजन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण यह शीर्षक इस अध्याय का है, कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन की कहानी का जो जुड़ाव है वो भी 1967 के चुनावों से संबंधित है। 1967 के चुनावों से दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि एक बात, बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है। यह बात स्पष्ट हो गई क्योंकि 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिल सका। इसके अलावा दूसरी जो बात हुई वो है, यह बात हुई कि 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक जमीन, जो कोई भी राजनीतिक जमीन थी, उसको हासिल करने का प्रयास किया और साथ ही सिंडिकेट के दायरे से बाहर निकलकर सरकार और पार्टी के भीतर अपना स्वतंत्र मुकाम बनाने का प्रयास इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। वह 1967 के चुनावों में कोई भी पार्टी की राजनीतिक जमीन को किसी भी सूरत में प्राप्त करना चाहती थी और अपनी सरकार का जनाधार और जन समर्थन बढ़ाना चाहती थी। मजे की बात यह है कि 1967 में जरूर कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, लेकिन इंदिरा गांधी को जो असली चुनौती का सामना करना पड़ा वह विपक्षी पार्टियों से नहीं, गैर कांग्रेसवाद से नहीं, बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर के विरोध और टकरावों से इंदिरा गांधी को चुनौती का सामना करना पड़ा। इंदिरा के लिए चुनौती उनकी पार्टी के अंदर से निकल कर आई और इंदिरा गांधी को जो पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो चुनौती देने वाले थे उनको कहा जाता है सिंडिकेट या फिर हम कहेंगे कांग्रेस सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को चुनौती किससे मिली? इंदिरा गांधी को चुनौती मिली पार्टी के भीतर कांग्रेस सिंडिकेट से। अब सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली और क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली नेताओं का एक समूह था जिनका कांग्रेस पार्टी के संगठन पर प्रभावी नियंत्रण था। कुछ ऐसे नेता थे जिनका कांग्रेस पार्टी के संगठन पर प्रभावपूर्ण वो नेता थे, उनका संगठन पर पूर्ण नियंत्रण था, या हम ये कहेंगे कि पार्टी के संचालन और सरकारों के कार्यक्रमों को निर्धारण करने में इन पार्टी के नेताओं की विशेष भूमिका होती थी। सिंडिकेट की अगर बात की जाए तो इसके जो नेता थे, इन नेताओं के समर्थन से ही पहले शास्त्री जी और बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। सिंडिकेट के नेताओं को लगता था कि राजनीतिक अनुभवहीनता और प्रशासनिक अनुभव की कमी के चलते इंदिरा सरकार के संचालन और योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सलाह और परामर्श के लिए उन पर निर्भर रहेंगी, ऐसा सिंडिकेट के नेताओं को लगता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे पार्टी और सरकार के भीतर स्वयं का मुकाम बनाना शुरू किया और अपने नेतृत्व कौशल का परिचय देने का प्रयास करते हुए सिंडिकेट से बाहर के लोगों को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने सरकार के अंदर सिंडिकेट के नेताओं के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर दिया, यानी कि उनको धीरे धीरे महत्वपूर्ण दायित्वों और जिम्मेदारियों से किनारे कर दिया गया। अपनी इस उपेक्षा से सिंडिकेट के नेता आहत हुए और वो अब इंदिरा गांधी को चुनौती देना चाहते थे, उनसे मुकाबला करना चाहते थे। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही इंदिरा गांधी को असली चुनौती का सामना करना पड़ा और इसी चुनौती का परिणाम निकलकर सामने आया जब कांग्रेस पार्टी में विभाजन
हुआ। सिंडिकेट के जो नेता थे, अगर उनकी बात की जाए तो सिंडिकेट के नेताओं के जो अगुवा थे, जो उनके लीडर थे, वो थे के कामराज। के कामराज मद्रास प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वो इस सिंडिकेट के अगुवा थे। उनके साथ साथ मैसूर प्रांत के एस निजलिंगप्पा पश्चिम बंगाल से, अतुल्य घोष महाराष्ट्र से, एस के पाटिल, इस प्रकार के नेता, और नीलम संजीव रेड्डी मुख्य रूप से ये सिंडिकेट के नेता थे जिनका कांग्रेस के संगठन पर प्रभाव और नियंत्रण था और अपने आप में ये क्षेत्रीय छत्रप थे। आज के राजनीतिक वातावरण में जिन लीडर्स को जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बनवाने में अहम राजनीतिक भूमिका निभाते हैं, किंग मेकर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय के इस कांग्रेस सिंडिकेटर्स के लीडर को हम किंग मेकर्स कह सकते हैं, जिनके प्रभाव नियंत्रण के कारण ही इंदिरा और शास्त्री जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन 1967 के बाद इंदिरा और सिंडिकेट के नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। मई 1967 में इंदिरा गांधी के प्रभाव में आकर मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया। इस 10 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से लोक कल्याण के उपायों को सुझाया गया था, जिसमें आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जमीन और भूमि में सुधार, शहरी गरीब तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंडों का वितरण तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसी लोकप्रिय कार्यक्रमों को कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्तावित किया, पारित किया। सिंडिकेट के जो लीडर थे वह वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं थे। उनको इस कार्यक्रम को लेकर उनके मन में संदेह के गहरे भाव थे, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को असहमत होते हुए भी स्वीकार कर लिया गया। इंदिरा गांधी 10 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा अपनी कोई भी राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करना चाहती थी। वह उसी जन समर्थन को प्राप्त करने के उद्देश्य से इन लोकप्रिय कार्यक्रमों को लागू करना चाहती थी। बहरहाल सिंडिकेट के नेताओं की इस पर सहमति नहीं थी। कांग्रेस के अंदर इंदिरा और सिंडिकेट में बढ़ती हुई दूरियों में एक नया मुकाम तब आया जब 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस पर निर्वाचन किया जाना था। इस निर्वाचन में ही इन दोनों गुटों में होने वाली कलह खुलकर सतह पर आ गई। राष्ट्रपति पद के चुनाव में दोनों ही गुट, इंदिरा और सिंडिकेट, अपनी अपनी ताकत को आजमा लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब आमने सामने का मुकाबला कर लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष 1969 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की असहमति और अस्वीकृति के बावजूद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करने में सफलता प्राप्त कर ली। नीलम संजीव रेड्डी से बहुत लंबे दिनों से इंदिरा गांधी की राजनीतिक अनबन चली आ रही थी और वह नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन दिया और समर्थन देते हुए उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने को कहा। खुले तौर पर इंदिरा ने वीवी गिरी का समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदर खाने उन्हें अपना समर्थन देते हुए उनसे ये कहा कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करें। वीवी गिरी ने इंदिरा के समर्थन से नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी मैदान में थे। 1969 में इन दोनों ही गुटों के बीच में जोर आजमाइश का फैसला ले लिया गया और दोनों ही गुट चाहते थे कि अपनी अपनी शक्तियों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में आजमा लिया जाए।
तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों को व्हिप जारी करते हुए यह निर्देश दिया कि वह कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को अपना मत दें। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने देश में विधायकों और सांसदों को संबोधित करते हुए यह संदेश दिया कि पार्टी के समस्त सांसद और विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर अपने मताधिकार का राष्ट्रपति पद के चुनाव में उपयोग करें। चुनाव परिणाम जब निकलकर सामने आया तो वीवी गिरी की राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजय हुई और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से अब पार्टी में टूट होना तय हो गया। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के बाद इंदिरा गांधी ने यह कहा कि उनके साथ जो समर्थक हैं और उनकी जो पार्टी है वही असली कांग्रेस है। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी के वो लीडर और कार्यकर्ता जो इंदिरा गांधी के साथ रहे उन्हें कहा गया कांग्रेस आर, और जो कार्यकर्ता और नेता सिंडिकेट के साथ रहे उन्हें कहा गया कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को नई कांग्रेस नवंबर 1969 तक कहा जाने लगा था, और जो सिंडिकेट के नेताओं की कांग्रेस थी कांग्रेस ओ, उसको पुरानी कांग्रेस कहा जाता था। इसी दौर में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में इंदिरा गांधी ने, जब राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इस अवधि में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स जैसी प्रथा को समाप्त करने का फैसला लिया। तत्कालीन वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के द्वारा लिए जाने वाले इन फैसलों से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि प्री पर्स की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, और उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार से असहमत होते हुए इस्तीफा दे दिया, और वह भी इस प्रकार से कांग्रेस ओ में शामिल हो गए। इस प्रकार 1969 में कांग्रेस विभाजित हुई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। और इस विभाजन का जो परिणाम हुआ, यह विभाजन अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1971 में दोबारा से लोकसभा के चुनावों का आयोजन हुआ। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से इंदिरा ने सरकार का बहुमत हासिल कर लिया और वह सरकार का कार्य अनवरत करती चली गई। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि कमजोर सरकार का संचालन ऐसी परिस्थितियों में करना सहज नहीं है। वह सिंडिकेट के नेताओं के साथ उनकी जो मतभेद हुए और कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, उन्होंने इस साधारण से सत्ता संघर्ष को एक विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ओ के जितने भी लीडर्स हैं वो पुरातनपंथी हैं और गरीबों के विरोधी हैं, वो अमीरों की तरफदारी करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने अपने आप को समाजवादी कहा और ये कहा कि वह गरीबों के हितों के लिए नए कार्यक्रमों को लागू करना चाहते हैं, देश में समाजवादी व्यवस्थाओं को लाना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने उस समय प्रिवी पर्स जैसी प्रथा को समाप्त करने का फैसला लिया, जिससे उनके उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने असहमत होकर सरकार से किनारा कर लिया। सरकार से वो अलग हो गए और कांग्रेस को में बाद में वो शामिल हो गए। अब हम चर्चा करेंगे प्रिवी पर्स के बारे में। छोटा सा शीर्षक है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से
बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिवी पर्स 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रिवी पर्स की प्रथा शुरू कैसे हुई? प्रिवी पर्स की प्रथा से आशय है कि हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत पहले अध्याय में पढ़ा है कि देश में 550 से भी अधिक देशी रियासतें थी, जिनको भारतीय संघ में विलय करने के उपरांत आधुनिक भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करते समय उन रियासतों के राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को निश्चित मात्रा में संपत्ति रखने तथा सरकार के द्वारा कुछ पेंशन भत्ते दिए जाने का प्रावधान किया गया। किस रियासत को कितनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा अथवा कितने भत्ते दिए जाएंगे, उस रियासत के क्षेत्रफल तथा राजस्व एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर था। रियासतों के राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को ये मिलने वाले विशेष अधिकार प्रिवी पर्स कहलाते हैं। प्रिवी पर्स की प्रथा का उस समय विशेष विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उस समय देश की रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके अखंड भारत के निर्माण का लक्ष्य प्रमुख था। देश के निर्माण का उस समय कार्य प्रमुख था, इसलिए इन रियासतों के राजाओं और उनके वंशजों को, उत्तराधिकारियों को मिलने वाले विशेष अधिकारों का खास विरोध नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ साथ जैसे देश की आज़ादी के बाद वक्त बीतता चला गया, इन प्रिवी पर्स जैसी प्रथाओं का विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि प्रिवी पर्स जैसी प्रथाएं भारतीय संविधान में शामिल समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी। नेहरू ने भी कई मर्तबा प्रिवी पर्स